हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिट, मतलब कक्षा। ठीक है, ये ऑर्बिट आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में भी ऑर्बिट होता है, लेकिन ये ऑर्बिट उस ऑर्बिट से अलग होता है। ठीक है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, यहाँ पर इस ऑर्बिट में हम लोग बात करेंगे किसी भी खगोलीय पिंड या कृत्रिम उपग्रह, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल प्लेनेट कहते हैं, तो उसके विषय में। ठीक, तो ऑर्बिट क्या होता है सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है कि कोई भी खगोलीय पिंड या कृत्रिम उपग्रह जिस रास्ते से होकर बार बार गुजरता है उसे उस खगोलीय पिंड या कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में कक्षा कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चित्र से भी समझेंगे तो उससे हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कोई भी खगोलीय पिंड, ठीक है, कोई भी पिंड हो सकता है, मतलब बहुत सारे पिंड हमारे ब्रह्मांड में, या कोई कृत्रिम उपग्रह जिसको मानव ने बनाया है, आर्टिफिशियल प्लेनेट है ये, जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं, मतलब बार बार गुजरते हैं, उसे उस खगोलीय पिंड या कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में कक्षा कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। ऑर्बिट के प्रकार, एक तो आकार या शेप के आधार पर, आकार के आधार पर अगर हम लोग बोलें या शेप के आधार पे, तो ये होते हैं दो किस्म के, एक होता है दीर्घवृत्तीय और दूसरा होता है वृत्तीय। ठीक, सबसे पहले दीर्घवृत्तीय को समझ लेते हैं। दीर्घवृत्तीय को इंग्लिश में कहते हैं एलिप्टिकल। एक्चुअल में क्या है, मान लो कोई ग्रह है, इस ग्रह के अगर आजू बाजू कोई ग्रह अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये हमने मान लिया कि ये कोई एक ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। मान लो हमने इसको मान लिया पृथ्वी, और ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा कुछ इस तरीके से पृथ्वी के आजू बाजू घूमेगा। ये कुछ शेप जो है ये अंडाकार है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दूरी कम है, इधर इस साइड में दूरी कम है, इधर इस साइड में दूरी कम है, लेकिन आप इधर देखोगे तो दूरी कैसी होगी, बढ़ती जा रही है, मतलब ये दूरी ज़्यादा है ना। तो इसको कहते हैं दीर्घवृत्तीय मार्ग या एलिप्टिकल पाथ। ठीक, उदाहरण जो है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की जाने वाली परिक्रमा। पिछले साल हम लोगों ने जो चंद्रयान मिशन भेजा था, चंद्रयान 3, तो वो इसी दीर्घवृत्तीय मार्ग से होकर हमने भेजा था। ठीक है, पहले एक चक्कर दूसरे चक्कर से बड़ा होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो पर्टिकुलर किसी प्लेनेट से वो दूर जाता है। ठीक है, तो हमने जो उपग्रह भेजा था वो पृथ्वी से लगातार इसी दीर्घवृत्तीय मार्ग को फॉलो करते करते क्या हो गया, वो किसके करीब पहुंच गया, वो चंद्रमा के करीब पहुंच गया। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं वृत्तीय, या इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ। इसमें क्या होगा कि कोई ग्रह जो होगा, उस ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह है वो एक गोलाकार रास्ते में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, मतलब पूरा उसका जो चक्र होगा वो कैसा होगा, पथ जो होगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो गोलाकार की एक विशेषता होती है कि इसमें अगर आप देखो तो दूरी चारों तरफ से समान होती है। मतलब अगर हम लोग देखें, अगर कोई व्रत है, व्रत की अगर हम लोग केंद्र से त्रिज्या देखें तो हर पॉइंट पर उसकी त्रिज्या कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ पर ये हर तरीके से इसकी दूरी कैसी होगी, समान होगी। अर्थात यहाँ पर विकेंद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्णतः क्या है, वृत्ताकार है ना। तो इस कारण जो है इसकी विकेंद्रता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से घूमने के तरीके के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन या घूर्णन के आधार पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पात होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, है ना। कक्षाएं कितनी किस्म की होती हैं, एक होती है ध्रुवीय कक्षा, एक होती है भूमध्य रेखी कक्षा, या इसको हम लोग विषुवतीय रेखा या इक्वेटोरियल क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसके अलावा एक होती है इंक्लाइंड। अब कैसे समझेंगे हम इसको, मान लो ये पूरी गोलाकार एक पृथ्वी है। ठीक है, हमने मान लिया कि पूरी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, इसको 90 डिग्री से हम लोग शो करते हैं, और नीचे साउथ पोल है, इसको भी हम लोग 90 डिग्री से शो करते हैं, और जो बीच का जो पार्ट होता है इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। ठीक, तो कोई भी उपग्रह जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, जो मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है रोटेशन करता है, तो इसको कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। ठीक है, इस कक्षा में अगर वो घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय कक्षा। लेकिन जब कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के चारों तरफ वो गति करता है तो हम उसको बोलेंगे भूमध्य रेखीय गति या भूमध्य रेखीय कक्षा। तो ये भूमध्य रेखी कक्षा है ये वाली, आपको इसको हम लोग 0 से शो करते हैं, क्योंकि इसको 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। लेकिन इस 90 और इस 0 के बीच में जितनी भी जो आड़ी
आपको कक्षाएं दिखेंगी, ये बहुत सारी हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती, बहुत सारे एंगल बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कोण बनेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग इनक्लाइंड कक्षा, या इसको झुकी हुई कक्षा भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि अगर इस तरीके से डायरेक्शन हो रही है तो हम इसको ध्रुवीय कक्षा बोलेंगे, अगर विषुवत रेखा के आजू बाजू हो रही है तो हम उसको भूमध्य रेखी कक्षा बोलेंगे, और कोई भूमध्य रेखा और पोल के बीच में अगर गति हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इंक्लाइंड गति, या इस कक्षा को हम बोलेंगे इंक्लाइंड कक्षा, मतलब झुकी हुई कक्षा। इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 100 किलोमीटर ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी के, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल कई परतों में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम 100 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, मतलब उसकी जो सघनता है वो कम होने लगेगी, वो विरल हो जाएगा वायुमंडल। तो इसी रेखा को, जो 100 किलोमीटर की जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, इसको हम कहते हैं कर्मन लाइन। जो कितने किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे है, ये एक प्रकार की लाइन है, इसका नाम है कर्मन लाइन। एक्चुअल में ये ऐसी कोई लाइन ऊपर है नहीं, ये सब सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, कितना, 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसको, लो अर्थ ऑर्बिटल कहेंगे। कुछ उपग्रहों को हम यहाँ सेट करते हैं लियो में, यहाँ पर बहुत सारी कक्षाएं होंगी, है ना, 160 से 2000 के बीच में बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होंगी। इसके अलावा 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर की जो रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ से जब हम ऊपर आते हैं 35,786 के ऊपर, तो इसको कहते हैं हियो। हियो का मतलब होता है हाई, क्या बोलेंगे इसको, हाई अर्थ ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिटल तो केमिस्ट्री में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, अगर हम HEO में जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा, एक तो GSO देखने मिलेगा और एक आपको GEO, ये दो कक्षाएं यहाँ पर और आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और याद रखिएगा, जो अधिकतर उपग्रह होते हैं वो या तो लियो में स्थापित किए जाते हैं या मियो में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनको भेजने में कम ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, समय भी कम लगेगा, लेकिन आप जब इतनी ऊंचाई पे लेके आओगे तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, और ज़्यादा आपका समय भी उसमें जाया होगा, ठीक है। अब नोट करके यहाँ लिखे हमने GSO, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, और एक लिखा है GEO, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक। तो ये मैंने अलग से लिख दिया है कि GSO का क्या मतलब होता है, GEO का क्या मतलब होता है। तो ये कहाँ पर पाई जाएंगी, इस 35,786 किलोमीटर के ऊपर, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक है, लगभग पोल पर होती है। जो पोलर ऑर्बिट होती है वो लगभग काय पर होगी, पोल पर होगी, लगभग। अब पोल कहाँ रहा आपका, ये एकदम जरूरी नहीं कि ये 90 से ये 90 पर ही आए, हो सकता है कि इससे थोड़ा हट के इधर से इधर भी आ जाए, लेकिन लगभग हम ये मान सकते हैं समथिंग में कि ये लगभग किस पर रहेगा, पोल के ऊपर ही रहेगा, लगभग। इसलिए हमने लिखा है कि लगभग पोल पर, है ना। इसका एग्जाम्पल है लियो, लो अर्थ ऑर्बिटल। तो ये किस शेप में गति करेंगे, वृत्ताकार। जो लियो में जो उपग्रह रखे जाएंगे, याद रखेंगे, जो लियो में जो उपग्रह रखे जाएंगे वो उपग्रह पृथ्वी की कैसी परिक्रमा करेंगे, वृत्ताकार परिक्रमा करेंगे, याद रखें, पूरा 360 के इससे घूमेंगे, है ना। इसकी स्पीड भी कैसी होगी, फास्ट होगी, बहुत तेज़ी से घूमेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे। मतलब जो भी उपग्रह लियो में स्थापित किए जाएंगे, मतलब जितने भी पोलर ऑर्बिट हैं वो कहाँ, जो पोलर ऑर्बिट के जो उपग्रह होते हैं वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, लियो में स्थापित किए जाते हैं। ये पूर्णतः वृत्ताकार होते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं। 90 मिनट कहने का मतलब है कितने घंटा, तो आप कह सकते हो 1.5 घंटा। इनकी आयु भी बहुत कम होती है, बहुत कम उम्र में ये जो हैं अपनी गतिवति करते हैं तो क्या हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसका एग्जाम्पल है मोलनी ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, मोलनी ऑर्बिट,
ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, मोलिनी ऑर्बिट क्या होता है ना। तो यह उच्च दीर्घवृत्तीय पथ, सॉरी ये मोलिनी सैटेलाइट होगा, ये ऑर्बिट लिखा गया है, ये मोलिनी सैटेलाइट है ना, ऑर्बिट लिख दिया मैंने, गड़बड़ हो गया है। मोलिनी ऑर्बिट नहीं है, मोलिनी सैटेलाइट है। तो यह उच्च दीर्घ, क्या है ये, उच्च दीर्घवृत्तीय पथ पर है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, उच्च दीर्घवृत्तीय पथ। इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए गए थे, जो मोलिनी सैटेलाइट थे, ये बनाए गए थे रूस के द्वारा। ये कैसे होते हैं, उच्च इंक्लाइंड, मतलब ये अति झुके हुए होते हैं, मतलब 0 और 90 के बीच में काफ़ी ये झुके हुए होते हैं। इसका पथ होता है दीर्घवृत्तीय पथ। और याद रखेंगे जो मोलिनी ऑर्बिट है ये पृथ्वी के अक्ष से 65 अंश के कोण बनाता हुआ ये स्थापित होता है। ठीक है, कितने अंश का कोण बनता है मोलिनी ऑर्बिट का, पृथ्वी के अक्ष के समान जो है 65 अंश का कोण। मान लो अगर पृथ्वी का अक्ष ये है तो ये पृथ्वी के अक्ष से 65 अंश के कोण पर कैसा है, वहाँ पर रखा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक, तो कितने अंश का कोण बनता है, 65 अंश का। ये अपने याद रखेंगे, जितने भी जो MEO में जितने भी जो ऑर्बिटल में जो रखे होते हैं, मतलब जितने भी सैटेलाइट रखे होते हैं MEO में, वो अपने जीवन काल का 2/3 समय किसी एक पर्टिकुलर गोलार्ध में वो बिताते हैं। मतलब मान लो अगर कहीं 6 साल तक रह रहे हैं तो 6 इंटू 2/3 आप कर दो, तो उतना समय ये पर्टिकुलर किसी एक गोलार्ध में रहते हैं। या तो वो उत्तरी गोलार्ध में रह लें या फिर दक्षिणी गोलार्ध में रह लें। मतलब या तो ये इधर ज़्यादा रह लेंगे क्योंकि ये इंक्लाइंड होते हैं, तो या तो इधर ज़्यादा रह लेंगे इस गोलार्ध में, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, या तो इस इधर रह लेंगे, मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो किसी भी एक गोलार्ध में लंबे समय तक रह सकते हैं, है ना, इनकी एक विशेषता पाई जाती है। और याद रखेंगे ये 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। जो MEO में जो उपग्रह रखे जाते हैं वो 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब एक दिन में ये पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। जब 12 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में कितना, 2 बार लगा लेंगे। ये कैसे होते हैं, ये सन सिंक्रोनस होते हैं, मतलब ये सूर्य तुल्यकालिक होते हैं। इसको GSS भी कहते हैं, जियो सन सिंक्रोनस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। याद रखेंगे इसकी विशेषता होती है कि 24 घंटे में ये यहाँ के जो उपग्रह रखे होंगे ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेंगे। इसमें 2 कक्षाएं होती हैं, एक होता है GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब भू समकालिक कक्षा। ठीक है, ये कैसी होती है, ये भी इंक्लाइंड होती है। तो याद रखेंगे जो GSO कक्षा होती है बहुत सारी होती है। ठीक है, एक नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारी होती, क्योंकि ये होती है इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये इंक्लाइंड है, मतलब इसके और इसके बीच में बहुत सारी कक्षाएं ऐसी 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 करके पाई जाएंगी। मतलब 0 से 90 के बीच में बहुत सारी इंक्लाइंड कक्षाएं पाई जाएंगी। इसलिए जो आपके कौन से हो गए, जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है ना, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, ये एक नहीं होंगे, बहुत सारे। याद रखेंगे यहाँ पर जो उपग्रह होंगे वो फिक्स होते हैं और एक बार ही पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पृथ्वी की दिशा के समान ये घूमे। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, इस पॉइंट को हटा देना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ से गड़बड़ है। क्यों, अब आप लोग देख लीजिए, अगर मान लो कोई उपग्रह GSO में रखा है, ठीक है, मान लो पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये पर्टिकुलर एक प्लेस है और मैंने ऊपर किसी उपग्रह को स्थापित कर दिया GSO में। तो अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये पृथ्वी की घूमने की दिशा में ही उसी के समानांतर घूमेगा और पर्टिकुलर दिशा में देखने पर, पर्टिकुलर टाइम में देखने पर वो हमको उसी दिशा पर नज़र आएगा, अगर कोई उपग्रह अगर GSO में रखा है तो। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, पृथ्वी जैसे जिधर जिधर घूमेगी उधर उधर उसी दिशा में क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, और यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, हर रोज समान समय पर ऊपर देखने पर उसी जगह पर या उसी स्थान पर ये आपको दिखाई देंगे। ठीक, इसके अलावा जो GEO होती है, जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक, ये एक होती है। क्यों ये एक होती है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा कितनी होती है, एक ही भूमध्य रेखा है पूरी पृथ्वी पर। ठीक,
और यह भूमध्य रेखा के समानांतर गति करती है। किसके समानांतर गति करती है? भूमध्य रेखा के समानांतर गति करती है और 24 घंटे का समय लेती है ना, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटे का समय लेती है अपने अक्ष पे घूमने पे, तो ये भी पृथ्वी की समान ही घूमेंगे। और कहाँ पर स्थापित होंगे? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थापित होंगे और जैसी जैसी पृथ्वी घूमेगी पृथ्वी के साथ साथ उसी दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। तो यहाँ लिखा है सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ, मतलब जिधर पृथ्वी घूमेगी उधर ही ये घूमेंगे। रखे कहाँ हैं? GEO में रखे हैं। मान लो कोई उपग्रह अगर GEO में रखा हुआ है मतलब वो विषुवत रेखा के समानांतर रखा है, पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी के समान समान वो भी उसी दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं और भूमध्य रेखा पर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब भूमध्य रेखा को आधार बनाकर वहां से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको रखा जाता है। मतलब किसी एक पर मान लो भूमध्य रेखा पर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस के समानांतर इनको वहां पर स्थापित कर दिया जाता है और ये पर्टिकुलर उस प्लेस की निगरानी करते हैं या उसका दूर संवेदन करते हैं या वहां की जानकारी को ये जुटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।